नमस्कार। आज हम भारत की आर्थिक विकास यात्रा के एक बेहद अहम पड़ाव पर विस्तार से बात करेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं। जी। ये योजनाएं सिर्फ भारत के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एसएससी, रेलवे जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी मतलब अब बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। ये टॉपिक अक्सर आता है एग्जाम्स में। हमारा मकसद है इन योजनाओं से जुड़े मुख्य तथ्यों, उनके लक्ष्यों और नतीजों को आसान भाषा में समझना। जी, तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। बिल्कुल। देखिए, योजना बनाकर विकास करने का ये विचार भारत में आज़ादी से पहले ही आ गया था। अच्छा। हाँ, हालांकि इसका सबसे पहला प्रयोग तो 1928 में सोवियत संघ में स्टालिन ने किया था। पर भारत में आप देखें तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस की पहल पर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी। हाँ, सुना है, नेहरू जी अध्यक्ष थे शायद। जी, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। फिर 1944 में 8 बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान पेश किया। हाँ, बॉम्बे प्लान। उसी साल श्रीमन नारायण अग्रवाल का गांधीवादी प्लान आया। फिर 45 में एमएन रॉय का पीपल्स प्लान और 1950 में जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय प्लान। कई सारे प्लान आ गए थे मतलब। हाँ, अलग अलग विचार थे। सर्वोदय प्लान तो गांधी जी और विनोबा भावे के विचारों पर था। तो इन सब कोशिशों के बाद आज़ादी मिलने पर 1950 में एक सरकारी प्रस्ताव से बना योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, और पहले अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 से ही शुरू करते हैं। हाँ। इसका आधार क्या था और सबसे ज्यादा जोर किस बात पर था? हाँ, तो पहली योजना का आधार था हेरोड डॉमर मॉडल। हेरोड डॉमर मॉडल। जी। मतलब ये मॉडल कहता है कि जितना ज्यादा निवेश होगा उतनी तेज विकास दर होगी। सीधा हिसाब। हाँ, एक तरह से। इसका मसौदा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तैयार किया था। जी। और देखिए, आजादी के तुरंत बाद देश बंटवारे से जूझ रहा था, खाने की कमी एक बड़ी चुनौती थी। तो जाहिर है इस योजना का मुख्य ध्यान कृषि विकास और सिंचाई पर था। बिल्कुल, जरूरत वही थी। लक्ष्य रखा था 2.1% विकास दर का, लेकिन हासिल हुई 3.6%। अरे वाह, लक्ष्य से काफी ज्यादा। हाँ, ये एक बड़ी कामयाबी थी। इसी दौरान देश में कई बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं शुरू हुईं, जैसे सतलुज पर भाखड़ा नांगल, हाँ, भाखड़ा नांगल, महानदी पर हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना। जी। एक और खास बात, 1952 में भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था भारत। अच्छा, ये नहीं पता था। और हाँ, तकनीकी शिक्षा के लिए 5 IITs की स्थापना भी इसी पहली योजना में हुई। तो काफी कुछ हुआ पहली योजना में। कृषि पर फोकस सफल रहा, तो दूसरी योजना 1956-61 में जाहिर है प्राथमिकता बदली होगी। हाँ, बिल्कुल। पहली योजना की सफलता से खाने की चिंता थोड़ी कम हुई, तो दूसरी योजना में देश का औद्योगिक आधार मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। इंडस्ट्री पर फोकस। जी, ये योजना पीसी महालानोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल? हाँ, प्रोफेसर महालानोबिस का मानना था कि लंबे समय में तेज विकास के लिए बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश जरूरी है। तो लक्ष्य था तेज औद्योगिकरण। अच्छा। अध्यक्ष फिर नेहरू जी ही थे। विकास दर का लक्ष्य 4.5% रखा, पर मिली करीब 4.1%। मतलब लक्ष्य से थोड़ा कम। हाँ, थोड़ा कम। फिर भी इस दौरान बड़े काम हुए। भिलाई में सोवियत संघ की मदद से, राउरकेला में जर्मनी की मदद से और दुर्गापुर में ब्रिटेन की मदद से स्टील प्लांट लगे। हाँ, ये नाम तो बहुत सुने हैं, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। जी। और 1 जनवरी 1958 को DRDO बना, रक्षा अनुसंधान के लिए। और होमी भाभा के नेतृत्व में 1958 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग भी बना। अच्छा, तो इंडस्ट्री और डिफेंस दोनों पर ध्यान था। जी, बिल्कुल। इसके बाद आई तीसरी योजना 1961-66। इसे गाडगिल योजना भी कहते हैं। इसके लक्ष्य क्या थे और इसका अनुभव कैसा रहा? तीसरी योजना अध्यक्ष नेहरू जी ही थे। इसे गाडगिल योजना इसलिए कहते हैं क्योंकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल की इसमें अहम भूमिका थी। ठीक है। इसका मकसद था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, मतलब सेल्फ रिलायंट, और स्वतः स्फूर्त यानी सेल्फ जनरेटिंग बनाना। यानी बाहरी मदद के बिना चले। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए कृषि और उद्योग दोनों पर बराबर ध्यान दिया गया। लक्ष्य काफी ऊंचा था, 5.6% विकास दर। लेकिन ये सफल नहीं हुई शायद। हाँ, ये बुरी तरह असफल रही। वास्तविक विकास दर सिर्फ 2.4% रही। अरे, इतना कम क्यों? इसके पीछे कई बड़े कारण थे। 1962 में चीन से युद्ध। हाँ, चीन युद्ध। फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध और 1965-66 में देश में भयानक सूखा पड़ा। ओहो, मतलब एक के बाद एक मुसीबतें। जी, इन सब ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। हालांकि इसी मुश्किल दौर में कुछ संस्थाएं भी बनी,
1964 में IDBI और UTI बने। अच्छा। गांव में प्राइमरी स्कूल खुले, राज्य बिजली बोर्ड, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बने, पंचायत चुनाव शुरू हुए, तो कुछ पॉजिटिव भी हुआ। हाँ, और बोकारो में सोवियत संघ की मदद से एक और स्टील प्लांट की नींव रखी गई। पर हालत इतनी खराब थी कि भारत को पहली बार IMF से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन इसी संकट के बीच हरित क्रांति की शुरुआत भी हुई। नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन। हाँ, हरित क्रांति तो बहुत बड़ा कदम था। तीसरी योजना की इतनी बड़ी असफलता ने तो आगे की राह और मुश्किल कर दी होगी। फिर सरकार ने क्या रास्ता निकाला? बिल्कुल। युद्ध, सूखा, आर्थिक संकट, हालात ऐसे थे कि नियमित पंचवर्षीय योजना बनाना मुमकिन नहीं था। तो सरकार ने 1966 से 1969 के बीच, मतलब 3 साल तक सालाना योजनाएं बनाई। इसी को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहते हैं। अच्छा, प्लान हॉलिडे, 3 साल का गैप। हाँ, इस दौरान जोर कृषि पर, खासकर हरित क्रांति को सफल बनाने पर और जरूरी चीजों की कमी दूर करने पर रहा। योजना अवकाश के बाद फिर पट्टी पर लौटते हुए चौथी योजना 1969 से 74 आई। इसका आधार क्या था और मुख्य उद्देश्य क्या रखे गए? इस समय नेतृत्व किसके हाथ में था? चौथी योजना पे मॉडल अशोक रुद्र और एलन मैनी ने दिया था। इस समय तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी, तो वही योजना आयोग की अध्यक्ष थी। हाँ, इंदिरा गांधी का दौर। इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास, मतलब ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ठीक। और दूसरा, आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना। लक्ष्य था 5.7% विकास दर, पर मिली केवल 3.3%। ओहो, ये भी असफल रही मतलब। हाँ, नतीजों के लिहाज से असफल। लेकिन इस दौरान देश में कई बड़ी घटनाएं हुईं। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। 1971 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिससे बांग्लादेश बना। जी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, हाँ, डॉक्टर कलाम का भी रोल था इसमें। जी बिल्कुल, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। परिवार नियोजन पर फिर से जोर दिया गया और 1973 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है। अब 5वीं योजना 1974 से 79। इसका नाम आते ही इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले ध्यान में आता है। इस योजना के बारे में और क्या खास था? हाँ, गरीबी हटाओ का नारा इसकी पहचान बन गया। ये योजना DP धर मॉडल पर थी। अध्यक्ष इंदिरा गांधी ही थी। जी। मुख्य जोर, जैसा नारे से जाहिर है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर था। विकास दर का लक्ष्य 4.4% था और हासिल हुई 4.8%। अच्छा, तो ये योजना सफल रही? हाँ, ये सफल रही। इस दौरान कई कार्यक्रम शुरू हुए, जैसे 1975 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम, फूड फॉर वर्क। जी। गांव में बैंकिंग के लिए नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को RRB यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने। हाँ, RRBs तो आज भी हैं। फिर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम भी आए। हालांकि एक राजनीतिक बात यह है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और उसने इस योजना को 1 साल पहले ही 1978 में खत्म कर दिया। अच्छा, बीच में ही रोक दिया। हाँ, और इसी योजना के दौरान जून 1975 में इमरजेंसी लगी थी और नेशनल हाईवे सिस्टम की शुरुआत भी हुई थी। तो जनता पार्टी सरकार ने 5वीं योजना को समय से पहले खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? जनता पार्टी सरकार ने एक नई चीज लागू की, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, ये क्या था? इसका आइडिया अर्थशास्त्री गुन्नार मेडल ने दिया था। इसमें हर साल योजना के प्रदर्शन को जांचकर अगले साल के लिए लक्ष्य तय करने थे, जो एक लंबी अवधि योजना का हिस्सा होते हैं। मतलब ज्यादा लचीलापन? हाँ, कह सकते हैं। ये 1978 से शुरू हुआ, पर ज्यादा चला नहीं। 1980 में फिर कांग्रेस सरकार आ गई। 1980 में कांग्रेस की वापसी के साथ छठी योजना 1980-85 शुरू हुई। अब फोकस किस पर था? हाँ, कांग्रेस ने आते ही रोलिंग प्लान खत्म किया और छठी योजना शुरू की। ये इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। अध्यक्ष फिर इंदिरा गांधी बनी। ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य फिर से गरीबी उन्मूलन और रोजगार पैदा करना था, साथ ही टेक्नोलॉजी सुधार और उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर था। अच्छा। 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले 14, फिर 6 और। जी, और कृषि ग्रामीण विकास के लिए 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना, शिवरमण समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। बिल्कुल। और इसी साल 1982 में एक्जिम बैंक भी बना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। परिवार नियोजन पर भी फिर से जोर दिया गया। अब आते हैं 7वीं योजना 1985-90 पर। इसके क्या उद्देश्य थे?
7वीं योजना का खाका रामकृष्ण हेगड़े ने तैयार किया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो वही अध्यक्ष थे। राजीव गांधी का समय। इस योजना का केंद्रीय नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। हाँ, यानी मुख्य उद्देश्य थे अनाज उत्पादन तेजी से बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता में सुधार। और नतीजे? लक्ष्य 5% था, हासिल हुई 6%। तो ये योजना भी काफी सफल रही। बहुत बढ़िया। इस दौरान कुछ नई चीजें शुरू हुई। राइट। 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा। हाँ, स्पीड पोस्ट। 1988 में सेबी की स्थापना हुई शेयर बाजार को रेगुलेट करने के लिए। हालांकि इसे कानूनी ताकत 1992 में मिली। सेबी। और 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई। 7वीं योजना के बाद हम देखते हैं कि फिर से 2 साल 1990-91 और 1991-92 के लिए वार्षिक योजनाएं आईं। इस बार क्या वजह थी? वजह थी केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ, वो दौर था काफी उथल-पुथल वाला। जी। 1989 के बाद जल्दी सरकारें बदली, तो 8वीं योजना समय पर शुरू नहीं हो पाई। इसलिए 90-91 और 91-92 के लिए 2 वार्षिक योजनाएं बनी। ठीक। लेकिन ये दौर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसी समय 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, नई आर्थिक नीतियां लागू की। हाँ, एलपीजी रिफॉर्म्स, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। बिल्कुल। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। इन बड़े आर्थिक सुधारों के बाद जब 8वीं योजना 1992-97 आए, तो जाहिर है उसका फोकस भी बदला होगा। बिल्कुल। नई आर्थिक नीतियों के माहौल में शुरू हुई 8वीं योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। अध्यक्ष थे पीवी नरसिम्हा राव जी। इस योजना ने पहली बार मानव संसाधन विकास यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। अच्छा, मतलब लोगों पर फोकस। हाँ, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर ध्यान। विकास दर का लक्ष्य 5.6% था, मिली 6.8%। अरे वाह, ये तो बहुत सफल रही। हाँ, ये बेहद सफल मानी जाती है। इसी दौरान 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई और 15 से 35 साल के लोगों में निरक्षरता खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। नवी योजना 1997-2002 की बात करते हैं। इसके मुख्य विषय क्या थे? नवी योजना योजना आयोग के अपने मॉडल पर थी। अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी जी का कार्यकाल? इसका मुख्य विषय था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, मतलब ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। यानी विकास का फायदा सब तक पहुंचे। हाँ, खासकर कमजोर तबकों तक। इसमें पहली बार सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी हुई। पर्यावरण का ध्यान रखकर विकास। ये भी जरूरी था। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य 7% था, पर मिली 5.6%। तो ये योजना असफल रही। अच्छा। ये भारत की आजादी की 50वीं सालगिरह पर शुरू हुई थी और इसी दौरान 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ। हाँ, कारगिल। इसके बाद 10वीं योजना 2002 से 7 आई। इसके लक्ष्य क्या थे? 10वीं योजना भी योजना आयोग मॉडल पर थी। अध्यक्ष पहले वाजपेयी जी रहे, फिर 2004 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। जी। इसने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा, अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। पर कैपिटा इनकम डबल, बड़ा लक्ष्य था। हाँ, इसके लिए विकास दर का लक्ष्य 8% तय किया गया, मिली 7.6%। लक्ष्य से थोड़ा कम, पर काफी ऊंची दर थी ये। जी, बहुत ऊंची। इस योजना की एक और खास बात थी कि इसने विकास के कुछ पैमानों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य तय किए, मॉनिटरेबल टारगेट्स। जैसे गरीबी कितनी कम करनी है, साक्षरता कितनी बढ़ानी है, शिशु मृत्यु दर कितनी घटानी है, वगैरह। अच्छा, मतलब सिर्फ ग्रोथ रेट नहीं, बाकी इंडिकेटर्स पर भी नजर। बिल्कुल। 11वीं योजना 2007-2012 का मुख्य विषय क्या था? ये दौर तो उच्च विकास दर का माना जाता है। हाँ, ये दौर अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा था। 11वीं योजना का खाका सी रंगराजन ने तैयार किया था। अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जी। इसका मुख्य विषय था तेज और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी विकास में सब शामिल हों। हाँ, कोई पीछे ना छूटे। ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड बैंक का था। इसके लिए अब तक का सबसे ऊंचा लक्ष्य रखा 9% विकास दर। 9%? हाँ, हालांकि मिली 8%, लक्ष्य से कम, पर फिर भी बहुत ऊंची दर थी। बिल्कुल। और इसी दौरान 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, जो 2010 से लागू हुआ। हाँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट, बहुत बड़ा कदम।
और अब आते हैं भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना, यानी 12वीं योजना 2012-2017 पर। हाँ, ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना साबित हुई। ये भी योजना आयोग मॉडल पर ही थी। इसका विषय क्या था? इसका विषय था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसमें सतत यानी सस्टेनेबल और जुड़ गया। जी, पर्यावरण की चिंता को दर्शाते हुए। विकास दर का लक्ष्य शुरुआत में 9% था, जिसे बाद में शायद घटाया गया था। अच्छा, तो अगर हम सारी योजनाओं को देखें, हाँ कौन सी सफल रहीं, कौन सी असफल? हाँ, मोटा मोटा देखें तो पहली, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं योजनाएं सफल रहीं, मतलब लक्ष्य हासिल किया या उससे ज्यादा। ठीक है। वहीं दूसरी, तीसरी, चौथी, 9वीं, 10वीं और 11वीं योजनाएं लक्ष्य से पीछे रह गई। हालांकि 10वीं और 11वीं में विकास दर काफी अच्छी थी, पर लक्ष्य और ऊंचा था। और बाहरी कारण भी रहे होंगे, जैसे युद्ध, सूखा या वैश्विक मंदी? हाँ बिल्कुल, जैसे तीसरी योजना युद्ध और सूखे के कारण असफल हुई, और बीच बीच में वैश्विक मंदी का असर भी जरूर पड़ा होगा। और 12वीं योजना पूरी होने से पहले ही योजना आयोग का अंत हो गया। बिल्कुल, 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग को धंग कर दिया। 65 साल पुराना संस्थान। और उसकी जगह क्या आया? उसकी जगह बना नीति आयोग, NITI आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग। हाँ, ये भी योजना आयोग की तरह एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में इसका जिक्र नहीं है। और इसका काम? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सदस्य होते हैं। ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाता, बल्कि सरकार के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। नीतियां बनाने में सलाह देता है, राज्यों को दिशा दिखाता है। अच्छा, तो रोल बदल गया, योजना बनाने से सलाह देने वाला। जी, इसने 15 वर्षीय रोड मैप, 7 वर्षीय विजन, रणनीति और कार्य योजना जैसे दस्तावेज जारी किए हैं। डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहले भी इससे जुड़ी हैं। और वो NDC का क्या हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद? हाँ, NDC, वो 1952 में बनी थी और पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देती थी। योजना आयोग के खत्म होने के बाद उसकी भूमिका भी लगभग खत्म हो गई है। तो ये थी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी। कृषि से शुरू होकर उद्योग, फिर गरीबी हटाने, मानव विकास और आखिर में समावेशी और टिकाऊ विकास पर फोकस। मतलब वक्त के साथ प्राथमिकताएं बदलती गईं। जी बिल्कुल, देश की जरूरतें बदली तो योजनाओं का फोकस भी बदला। और इन योजनाओं को समझना न सिर्फ भारत के आर्थिक इतिहास को जानने के लिए जरूरी है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बेहद अहम है। इनसे जुड़े तथ्य अक्सर पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से। और ये पूरी यात्रा एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। करीब 60 दशकों की सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से हटकर नीति आयोग की जो अब सलाहकार वाली भूमिका है, वो भारत के लॉन्ग टर्म विकास को भविष्य में कैसे आकार देगी, इस पर सोचना जरूरी है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। अगर आपको ऐसी ही जानकारी से भरपूर और परीक्षा के लिए उपयोगी चर्चाएं पसंद है, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी सामग्री लाते रहें।